लास्ट 2 सालों से इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब नॉर्मल इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन इंडिया में करंटली प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ रही है। अब इस सिचुएशन को लेके लोगों के ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक रियल एस्टेट बबल है और मार्केट क्रैश होगा और प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे गिरेंगे, और कुछ लोगों का कहना ये है कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन है और प्राइसेस कुछ समय के लिए ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अब इस आर्ग्यूमेंट को आंसर करने का सिर्फ एक ही लॉजिकल तरीका है, डेटा एनालाइज करना। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं, बाय एनालाइजिंग द रियल एस्टेट डेटा। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इंडिया में रियल एस्टेट डेटा को लेके किसी भी एक कंपनी की अथॉरिटी नहीं है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जैसे नाइट फ्रैंक, JLL, कॉलियर्स, एनारॉक, जो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एज वेल एज नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स लॉन्च, इन दोनों का डेटा पब्लिश करते हैं। लेकिन इन सब के डेटा में थोड़ा सा वेरिएशन है। क्योंकि किसी कंपनी ने 7 मेट्रो सिटीज़ का डेटा कंसिडर किया है तो किसी ने 8 का, किसी ने रो हाउसेज और विला को कंसिडर ही नहीं किया है तो किसी के MMR और NCR का डेफिनेशन अलग है। लेकिन इन सभी कंपनीज के डेटा में 3 चीज़ें कॉमन है। सबसे पहला, 2023 के फर्स्ट हाफ में, दैट इज जनवरी से जून के बीच में, हैज सीन दी हाईएस्ट नंबर ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स सोल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। दूसरा, इसी सेम टाइम में नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स लॉन्च्ड वर स्लाइटली मोर देन दी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन दी सेम टाइम पीरियड। एंड फाइनली, इन तीनों कंपनीज का अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड वर्सेज नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स लॉन्च्ड, इसका लास्ट 10 सालों का डेटा एनालाइज करूं तो इनका ट्रेंड सेम ही है। तो लास्ट 6 महीनों का डेटा एनालाइज करने से बेटर है कि हम लास्ट 10 सालों के पूरे ट्रेंड को एनालाइज करें। नाउ दिस इज द डेटा पब्लिश बाय नाइट फ्रैंक। यहाँ नीचे ईयर्स दिए हुए हैं जिनको 2 हाफ में डिवाइड किया हुआ है, हाफ ईयर 1 एंड हाफ ईयर 2। यहाँ पे 2015 से 2023 तक का डेटा है। यहाँ वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स है और यहाँ पे हम 2 डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स सोल्ड जो है लाइट ब्लू में और नंबर ऑफ न्यू रेसिडेंशियल यूनिट्स लॉन्च्ड जो है डार्क ब्लू में। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेंड को देखें, 2015 से 2017 तक हर साल नंबर ऑफ न्यू लॉन्चेस कम होते गए। इसका रीज़न था 2008 से 2014 के बीच में काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और मार्केट में प्रॉपर्टी का ओवर सप्लाई हो गया। इनफैक्ट 2014 में इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा थी कि इन्वेंट्री ओवरहैंग वॉज एट 48 मंथ्स। मतलब उस टाइम की डिमांड के हिसाब से 4 साल लगते सभी न्यू लॉन्च यूनिट्स को बेचने में। इसके साथ 2014 के बाद में काफ़ी सारे बड़े डेवलपर्स डिफॉल्टर्स हो गए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिले हो गए। प्लस 2016 में हुआ द फेमस ट्रिपल ब्लो टू रियल एस्टेट। सबसे पहले हुआ रेरा का इम्प्लीमेंटेशन, फिर हुई नोटबंदी और फिर हुआ GST का इम्प्लीमेंटेशन। तो ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स की वजह से 2015 से 2017 के बीच न्यू लॉन्चेस कम हो गए थे और इन्वेंट्री सप्लाई लिमिटेड हो गई थी। अब 3 सालों तक सप्लाई कम होने के बाद मार्केट फिर से रिवाइव हुई और 2018 में फिर से न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होना शुरू हुए टिल 2020 और फिर कोविड-19 आ गया। फिर जब एक बार लॉकडाउन खत्म हुआ तो 2021 में ग्रेजुअली न्यू लॉन्चेस होना फिर से शुरू हो गए। अब अगर हम हाउस सेल्स के नंबर्स को देखें तो 2015 से 2019 के बीच डिमांड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। 2020 में डिमांड गिरी फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोविड-19। 2021 में फिर से रिवाइव हुई और 21 के एंड में वो प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच गई। एंड 2022 और 23 में हाउसिंग सेल्स ने नए रिकॉर्ड बनाए। अब यहाँ 2022-23 में डिमांड बढ़ने का लॉजिक है कि जो डिमांड कोविड के टाइम पे 2 सालों में कम हुई थी वो कहीं पे तो एडजस्ट होगी। अब जिन लोगों ने 2020-21 में घर खरीदने का डिसीजन डिले किया था वो कभी तो घर खरीदेंगे और इसीलिए 2022 और 23 में डिमांड ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गई। नहीं, ये तो सिर्फ एंड यूजर डिमांड थी। 2008 से 2014 के बूम में काफ़ी सारे लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन गए जिन्होंने 2014 के बाद में मार्केट से एग्जिट ले लिया और बहुत ही कम एक्टिव थे। लेकिन जब 2020 में मार्केट थोड़ी सी स्लो डाउन हुई फॉर कोविड, तब सबको लगा कि ये सही अपॉर्चुनिटी है टू री एंटर दी मार्केट और इसीलिए काफ़ी सारे लोगों ने री एंटर किया एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर, जिस वजह से एडिशनल डिमांड क्रिएट हो गई। तो बेसिकली जिन इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स ने 2020-21 के अंदर अपना प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन डिले किया, उन्होंने 22-23 में मार्केट में री एंटर किया। तो बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा नई डिमांड क्रिएट नहीं हुई, बट ये एक डेफर्ड डिमांड थी। अब सेम टाइम पे क्योंकि इन्वेंट्री का सप्लाई लिमिटेड था तो जैसे ही डिमांड बढ़ी प्राइसेस बढ़ गए। अब क्योंकि डेवलपर्स को भी ये बात रियलाइज़ हो गई कि डिमांड अच्छी है तो वो अब बैक टू बैक प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं।
अगर अभी आप 2022-23 का डेटा देखोगे तो यहाँ पे न्यू लॉन्चेस आर स्लाइटली मोर दैन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब जब इन दोनों के बीच में न्यू लॉन्चेस एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनका गैप बढ़ जाएगा, तब जाके प्राइस अपने आप ही स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से पहले डिमांड बढ़ी और इवेंचुअली प्राइजेस, वो है एनआरआई इन्वेस्टमेंट। लास्ट कुछ सालों से इंडिया में एनआरआई इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं और करंटली इट इज़ बिटवीन 15 to 20% ऑफ द टोटल रेसिडेंशियल सेल्स इन इंडिया। और करंट ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं उस हिसाब से एनआरआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में और आगे बढ़ता ही जाएगा। ये तो रीजंस थे कि लास्ट 2 सालों में इंडिया में प्रॉपर्टी की डिमांड क्यों बढ़ी, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्रॉपर्टी की डिमांड इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी या फिर ये कहीं पे जाके स्टेबल होगी। अब ये आंसर करने के लिए हमको कुछ और डेटा को एनालाइज करना होगा। प्रॉपर्टी करंट डिमांड हाई होने का और फ्यूचर में ये डिमांड और ज़्यादा बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न है ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन इट्स सिटीज़। In fact, India is the second most urbanized nation in the world। मतलब सिटीज़ में ऑलरेडी भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ती रहेगी और इसीलिए हाउसिंग की डिमांड भी बढ़ेगी। और क्योंकि सिटीज़ में लैंड लिमिटेड है तो बिल्डिंगें ऊंची, घर छोटे और प्राइजेस बढ़ते रहेंगे। सिटीज़ के पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में इंडियन मिडिल क्लास के नंबर्स भी ग्रो कर रहे हैं। नाउ एज पर अ रिपोर्ट बाय मैकेंजी इन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बाय 2025 Indian middle class population is expected to be around 50 crores and that would be almost 40% of the India's population। Now growing middle class population along with the urbanization, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से सिटीज़ में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तो हो गए वो रीजंस जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, वो है डिमांड फॉर इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल। अब इंडिया के मिडिल क्लास को सिर्फ घर नहीं चाहिए बट घर के साथ में एमिनिटीज़ भी चाहिए। जिम होना चाहिए, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, सिक्योरिटी, और इन सब के अलावा उनको एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी चाहिए। मतलब अगल बगल में स्कूल हो, हॉस्पिटल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें। अब अगर घर के साथ में ये सारी चीज़ें चाहिए तो घर के प्राइस तो बढ़ेंगे ही। ये पूरा डेटा देखने के बाद में हमको 3 चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या रीजंस थे जिनकी वजह से 2022-23 में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ी। दूसरा, सप्लाई लिमिटेड थी, इस वजह से प्राइसेस बढ़े। और तीसरा, क्या रीजंस है जिसकी वजह से फ्यूचर में भी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड हाई रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्राइसेस कब तक ऐसे ही बढ़ते रहेंगे या फिर कब ये जाके स्टेबल होंगे। इसके लिए हमको हिस्ट्री में देखना होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रियल एस्टेट पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हो तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। लेकिन आज के टॉपिक के लिए आपको बस इतना जानना ज़रूरी है कि जब भी इंडियन रियल एस्टेट में एक बूम आया है उसका ड्यूरेशन सिर्फ 5 साल से 7 साल के बीच रहा है और इस करंट प्राइस बूम को ऑलरेडी 2.5 साल हो चुके हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि ये बूम और कम से कम 1.5 साल से 3 साल तक चल सकता है। लेकिन जितना प्राइस राइज लास्ट 2.5 साल में हुआ है उतनी सेम तेज़ी से आगे प्राइस राइज नहीं होगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, अगेन इन दी हिस्ट्री। जब भी प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जब भी एक सिटी के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो सिटी के प्राइजेस कम नहीं आते लेकिन वो सिटी एक्सपांड हो जाती है। जैसे पहले सिर्फ दिल्ली था, फिर गुड़गांव क्रिएट हुआ, नोएडा क्रिएट हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, लेकिन आज की डेट में नए लॉन्चेस हो रहे हैं सोनीपत, पानीपत, करनाल में। सिमिलरली मुंबई था, मुंबई के में सबर्ब्स का डेवलपमेंट हुआ, थाने का डेवलपमेंट हुआ, नई मुंबई, पनवेल, कल्याण, डोंबिवली, और इसी तरीके से सिटी एक्सपांड होती जाती है। प्लस बिल्डर्स को भी ये बात समझ आ गई है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने की और इसीलिए बहुत सारे डेवलपर्स बैक टू बैक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट 2023 में नंबर ऑफ यूनिट्स इन दी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आर स्लाइटली मोर देन दी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। अब ये जो सप्लाई और डिमांड का गैप है ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और तब जाके प्राइसेस स्टेबल होंगे, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और तब तक मार्केट बुलिश ही रहने वाली है। प्लस बहुत सारे होम बायर्स को भी अपना विजन चेंज करना होगा और उनको सिटी सेंटर से थोड़ा सा और दूर जाना होगा ताकि वो अपना घर अफोर्ड कर सके। आज का वीडियो बनाने के लिए मैंने जो भी डेटा यूज़ किया है उन सब का रेफरेंस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हो तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग से में शेयर करो। और अगर आप इंडियन रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हो, जेन्युइनली सीखना चाहते हो,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट पे और वीडियोस बनाता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज, टेक केयर, हैव फन।